गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 27 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मेडिसन कीज, जो कि अमेरिकन है ये। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? अर्शदीप सिंह। हाल ही में जारी नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड बेकहम, रिकेन यामामोटो, डायना वोन फर्स्टबर्ग। हाल ही में पहला प्रौद्योगिकी संवाद कहाँ आयोजित किया गया? IISc बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा में। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कहाँ पर हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्सो पर चढ़ाई करने का लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो राकेश कादियान, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हमारे देश का इस बार 76वां नंबर का गणतंत्र दिवस भी मनाया गया। इसी दिन हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हुआ था और गणतंत्र दिवस भी मनाया गया इसी अवसर पर। इस बार 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो भाग लिए थे भारत में। तो 26 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इस बार इसकी थीम है, सीमा शुल्क विभाग दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतर रहा है। कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट ऑफ टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। बात करते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और वहीं पर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो है जनवरी माह के जितने भी दिवस आए हैं उनको रिवीजन कर लिया जाए फटाफट से। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया गया। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी कोक बरोक दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को ही मनाया गया उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। इस बार 76वां स्थापना जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस था और 2018 में पहली बार मनाया गया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको याद रखना है, जनवरी माह के प्रमुख दिवस हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना? इसका जवाब हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम जो है स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसकी शुरुआत जो हुई थी स्वामित्व योजना की 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है जितने भी लोग कहीं पर मकान बना के रह रहे हैं या फिर उनके पास मकान नहीं है तो जिस जगह रह रहे हैं उनको जो है उस संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाएगा। स्वामित्व योजना है। ठीक है, और इसको शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है मिजोरम। बात करते हैं मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा
और राज्यपाल हैं वीके सिंह। ठीक है, तो यहाँ के राज्यपाल अभी जल्दी में बने हैं वीके सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कल हमने महिला एकल पढ़ा था, जिसमें मेडिसन कीज को जो है विजेता बनी थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल में। आज हम पुरुष एकल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीत लिया है। पिछली बार भी ऑस्ट्रेलियन ओपन यही जीते थे। तो जेनिक सिनर जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इनको हरा करके यह खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के सबसे पहला टूर्नामेंट होता है टेनिस का, और इसको जो है जेनिक सिनर ने जीत लिया है, और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी, और ये सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम है टेनिस का। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन 1877, उसके बाद है यूएस ओपन 1889, फिर फ्रेंच ओपन है 1891, सबसे नवीनतम है जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में। मैंने कल इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए बोला था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सीक्वेंस से लगाया है, बहुत अच्छा लगा देख करके। इसका मतलब है आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो आप सब बताएंगे जो है पिछली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता था 2024 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 500 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन सा है? तो यहाँ पर एप्पल शीर्ष पर है। तो ब्रांड फाइनेंस की 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके पास संपत्ति होती है वो शीर्ष पर होता है। तो इस बार एप्पल शीर्ष पर है। ब्रांड फाइनेंस ने अपनी 19वीं ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट जारी किया है। इसमें एप्पल जो है 574.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर है। दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है, जिसके पास 461.1 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है। गूगल तीसरे नंबर पर है, चौथे पर अमेजोन है। भारत में जो है टाटा ग्रुप इसमें 60वें नंबर पर है, जो कि 28.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसके पास जो है संपत्ति है। तो इसको जो है भारत में शीर्ष पर टाटा ग्रुप है। ठीक है, 60वें नंबर पर। ये 5 जो है टॉप 4 आपको याद रखना है। एप्पल शीर्ष पर, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे पर, तीसरे पर गूगल। और इसकी इस बार 19वीं रिपोर्ट जारी की गई है ब्रांड फाइनेंस की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक कोलकाता में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। लास्ट टाइम इंडिया ने कब होस्ट किया था? तो 1986 में, जो 14वां संस्करण था उसको होस्ट किया था इंडिया ने। लास्ट एडिशन जो हुआ था वो 26वां जिसको कह सकते हैं। अभी 27वां आयोजित किया गया है कोलकाता में, 26वां आयोजित किया गया था 2022 में बर्लिन में। अगला संस्करण कहाँ होगा? 28वां नंबर का, वो जापान में होगा। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? ग्लास टिकाऊ समाज के लिए सामग्री, स्मार्ट सामग्री। ग्लास ए स्मार्ट इंडिस्पेंसिबल मटेरियल फॉर सस्टेनेबल। ठीक है, तो ग्लास ए स्मार्ट इंडिस्पेंसिबल मटेरियल फॉर सस्टेनेबल, इसकी इस बार की थीम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जवाब हो जाएगा 3rd नंबर पर। तीसरे नंबर पर है भारत। तो इसमें जो है जारी किया जाता है कि किस देश की जनता को वहाँ की सरकार और वहाँ की मीडिया, वहाँ के जितने भी NGO हैं या लोकल बॉडी हैं, उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास किस देश में है लोगों को। तो सबसे नंबर 1 पर इसमें चाइना है, दूसरे पर इंडोनेशिया है, तीसरे पे भारत है। ठीक है, तो जनता का विश्वास सरकार पर कितना है या मीडिया पर कितना है, उस मामले में यहाँ पर रिपोर्ट जारी की जाती है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। तो चाइना शीर्ष पर है, इंडोनेशिया दूसरे पर है, भारत तीसरे नंबर पर है, और सबसे कम भरोसे वाला देश बना है जापान। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा नेपाल। तो जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में याला ग्लेशियर को शामिल कर लिया गया है, और
यह जो है याला ग्लेशियर जो नेपाल के लांगटांग राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यह जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ता जा रहा है और 2040 तक पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1974 से 2021 तक इसका क्षेत्रफल 32% कम हो गया है। यह ग्लेशियर हिमालय का एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यह लिस्ट जो है पहली बार 2024 में शुरू की गई। इसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्लेशियर को शामिल किया जाता है, ठीक है, ग्लोबल कैजुअलिटी लिस्ट में, ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में। तो इस प्रकार से जो है नेपाल का यह ग्लेशियर 2040 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ये सिकुड़ता जा रहा है। इसमें मतलब इसमें बर्फ़ पिघल रही है और धीरे धीरे ये खत्म होने के कगार पर है। तो नेपाल की बात की जाए तो राजधानी यहाँ की काठमांडू होती है। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला। और यहाँ पर सागर माथा, जो नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। पारंपरिक जीतीय त्यौहार मनाया जाता है नेपाल में। अशोक राज सिगडेल नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। काठमांडू नेपाल में भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेपाल और चीन में बीजिंग बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए हस्ताक्षर किया है चीन के। और इस बार जो है नेपाल का संविधान दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको नेपाल से याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है? तो इस बार जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो समाज सेवा, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, खेलकूद, साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। 3 तरह के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। पद्म विभूषण और पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। सबसे बड़ा होता है इनमें से पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है। और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो पद्म भारत रत्न होता है, ठीक है। तो कुल 2025 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्म श्री 113 हैं। महिलाओं की संख्या इसमें 23 है, विदेशी 10 हैं, मरणोपरांत 13 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पद्म पुरस्कारों के लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको नाम भी मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सागर माथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16 मई से शुरू होगा सागर माथा संवाद, जो है काठमांडू में, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? यहाँ पर शहर होगा, तो 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है उदयपुर और इंदौर। उदयपुर को आप जानते ही हैं, जिसको झीलों का शहर कहा जाता है, और इंदौर जो है भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है दुनिया में। तो देश के सबसे स्वच्छतम शहर के रूप में नंबर 1 पर इंदौर और राजस्थान के उदयपुर, जिसको सिटी ऑफ लेक यानी झीलों का शहर कहा जाता है, अब दुनिया के चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटीज़ में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दर्जा प्रदान किया गया है। बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है। अध्यक्ष हैं इसके आंद्रे ओजोली। और अभी इसने ही जो है 31 वेटलैंड सिटी के रूप में जो है लिस्ट में इंदौर और उदयपुर को शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर थाईलैंड। यह जो है 2024 में मान्यता यहाँ पर इसकी संसद के द्वारा दे दिया गया था, और इस बार जो है 2025 में इसको लागू कर दिया गया है। यहाँ पर अब लोग समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। समलैंगिक विवाह का मतलब होता है स्त्री स्त्री से विवाह कर सकती है, पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है, ठीक है। घोर कलयुग आ गया है।
थाईलैंड की राजधानी होती है बैंकॉक, यहाँ की मुद्रा है थाई बाहत। ठीक है, थाई बाहत यहाँ की मुद्रा है और राजधानी है बैंकॉक। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।